अध्याय 1। पाताल लोक में आपका स्वागत है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जीवन पछतावे से भरा था? हाँ, एक आदमी ने उदास चेहरे के साथ उत्तर दिया। मैं इतने अपराधबोध और शर्म से ग्रसित हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं तुम्हारे कर्म देख सकता हूँ। एक कष्टमय जीवन के साथ तुमने सभी कर्म ऋण चुका दिए हैं। इसलिए तुम फेंगडू शहर में रुके बिना फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। सच में अब तुम असहायता के पुल को पार कर चुके हो। अब आगे बढ़ने के लिए ये चाय पियो। उस आदमी ने अपने सामने बैठी बुजुर्ग महिला को देखा और चीनी मिट्टी के कप से एक घूंट लेते हुए सिर हिलाया। अचानक उसकी पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति गायब हो गई, एक पल के लिए शांति में बदल गई। उसके बाद उसकी नजर एक खाली स्लेट की तरह सुस्त हो गई। अब मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ। ये स्वाभाविक है। बुजुर्ग महिला ने एक छोटा सा गेट दिखाते हुए सिर हिलाया। अब तुम द्वार से गुजर सकते हो और संसार के द्वार में प्रवेश कर सकते हो। जैसे ही वह आदमी चला गया, वह अपने आसपास के वातावरण को देख सकता था। एक अंधेरी जगह, जहां जमीन पर कई दरारें थी, जहां से हरे और बैंगनी रंग की लपटें निकल रही थी। खेतों में लाल रंग की मकड़ी के फूल खिल रहे थे, जिससे जमीन लाल रंग की बर्फ से ढकी हुई लग रही थी। ठीक उसके जैसे हजारों असहायता के पुल, जहां हजारों बुजुर्ग महिलाएं बातें कर रही थी और उसके जैसे लोगों को चाय पिला रही थी। इस टेढ़ी मेढ़ी जगह में सब कुछ अस्त व्यस्त फिर भी परिपूर्ण दिखाई दे रहा था। ये पौराणिक पाताल लोक है। बुजुर्ग महिला ने अपने नए आगंतुक को देखते हुए कोई थकावट नहीं दिखाई। दूर से आया आगंतुक, बैठ जाओ। अपनी यात्रा के बाद तुम्हें थोड़ा आराम करने का अधिकार है। वास्तव में मुझे यह अधिकार है। बहुत ज्यादा, एक युवक बुजुर्ग महिला के सामने बैठते हुए बोला। दादी मेंग, है न? तुम बहुत तेज हो, जवान आदमी। वास्तव में मैं दादी मेंग हूँ। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। युवक ने उसकी चायदानी ली और अपने लिए कुछ चाय डाली, जिससे दादी मेंग अवाक रह गई। युवक, ये चाय है। भूल। युवक ने एक घूंट लिया, क्योंकि उसका चेहरा फीका पड़ गया था। हाँ, तुम बहुत जल्दी में हो, युवक। दादी मेंग ने आह भरी। लेकिन वैसे भी अब तुम। अच्छा, समझ गया। युवक अचानक हंसा और उसने और चाय पी, जिससे दादी मेंग हैरान रह गई। तुम ये कैसे संभव है? अच्छा मिस क्लोन, क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? युवक ने आंख मारी। लाल पैंटी पर सफेद क्रेन पैटर्न। बस। दादी मेंग अपनी सीट से उछल पड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा कि सफेद बालों और लाल आंखों वाली एक युवती उनके बगल में खड़ी थी, जो कहीं से भी प्रकट हुई थी। लेडी मेंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महिला ने आह भरी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सिर्फ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कमीना इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। युवक ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ये पहले से ही 8वीं बार है न? मेरे साथ आओ। महिला ने अपनी आंखें घुमाए और युवक को दूर ले गई। अच्छा, अपनी सुंदर सुंदरता को इस तरह छिपाना बेकार है, बड़ी बहन मेंग। युवक ने महिला का पीछा करते हुए हंसते हुए कहा। बच्चा, मैं पहले से ही तुम्हारे 1000 पुनर्जन्म देखने के लिए काफी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम अभी भी मुझे उन विकृत आंखों से देखने की हिम्मत करते हो। दादी मेंग ने बोलते हुए अपनी आंखें घुमाई। अच्छा, ये तुम्हारी गलती है, बहन मेंग। तुम्हारा रूप बहुत ही मनमोहक है। युवक मुस्कुराया। बेशक, मैं वर्तमान रूप की बात कर रहा हूँ, न कि नकली दादी मेंग की जो वहां चाय परोस रही हैं। वे दोनों एक विशाल सुनहरी घंटी के पास पहुंचे और युवक ने आह भरी। अच्छा, फिर से शुरू। इसके चारों ओर शुभ जानवरों की नक्काशी के साथ जटिल डिजाइनों के साथ सुनहरी घंटी एक पवित्र प्रकाश का विकिरण कर रही थी, जिससे आत्माएं इसके पास जाने में असमर्थ थीं। हालांकि युवक ने घंटी बजाते हुए अपनी आस्तीनें ऊपर की। तारांकन गोंग, 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 तारांकन। घंटी 9 बार बजी। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि प्रत्येक गोंग के बाद ध्वनि की तीव्रता बढ़ गई। जहां तक 9वें गोंग की बात है, तो ये पूरे पाताल लोक में गूंज उठा। ये कौन है? मेरे खाली समय में मुझे कौन परेशान कर रहा है? एक जोरदार गर्जना के साथ विशाल महल का दरवाजा खुला और एक आकृति महल के सामने प्रकट हुई, जिसने ढीले ढाले शाही वस्त्र पहने हुए थे। ये गर्जना इतनी थी कि सबसे दुष्ट आत्मा भी हजारों मील दूर से ही डर जाए, साधारण आत्माओं की तो बात ही छोड़िए। फिर भी वह युवक शांत खड़ा रहा, उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मेरे प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते।
ये शिकायत की घंटी है। एक छोटे कद वाले व्यक्ति ने जल्दी से उस मोटे आदमी के कपड़े ठीक किए। लेकिन मैं फेरी चेंज की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, लानत है। उस आदमी ने गाली दी जब उसकी नजर घंटी बजाने वाले युवक पर पड़ी। यो, ये तुम हो, ये फिर से तुम हो। नमस्कार महामहिम, महान राजा यानेलुओ। युवक ने सिर झुकाया। यह मैं हूँ, फिर से। नियुतुओ, मामिया। राजा यानेलुओ ने दहाड़ लगाई। तुरंत बैल के सिर वाला और घोड़े के चेहरे वाला रक्षक उसके सामने प्रकट हुआ। ये कमीना फिर से यहाँ क्यों है? राजा यानेलुओ ने पूछा। यह मुझे नहीं पता, महाराज। बैल के सिर वाली आत्मा ने आक्रोश के साथ कहा। जैसा कि आपने निर्देश दिया था, हमने उसके सभी कर्मों को मिटाने की कोशिश की और उसकी आत्मा को हाल ही में एक शव में डाल दिया। लेकिन वह अभी भी 1 महीने के भीतर मर गया। घोड़े के चेहरे वाले ने आह भरी। महाराज, मैं अब और नहीं सह सकता। बाकी सब मुझ पर हंस रहे हैं। हाँ, महामहिम। बैल के सिर वाले ने सिर हिलाया। वह एक घृणित व्यक्ति है जिसने नश्वर क्षेत्र में नेदर लिली और पाताल में गुड फॉर्चून फंगस खाया। मैं कहता हूँ, उसकी आत्मा को मिटा दो। दादी मेंग ने उत्तर दिया। बड़ी बहन, तुम कब से इतनी क्रूर हो गई हो? युवक ने मुंह बनाया। तुम मेरे जैसी मासूम आत्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जिया हाओ, तुम मासूम आत्मा नहीं हो। दादी मेंग ने हल्के से नाक सिकुड़ी। ठीक है, ऐसा लगता है कि बहन मेंग को मेरे पहले जन्म का नाम याद है। जिया हाओ मुस्कुराए। कितनी प्यारी बड़ी बहन। फिर उसने राजा यानेलुओ की ओर देखा। राजा यानेलुओ, न्याय का अवतार, मैं चौथी बार आपके पास आया हूँ और कह रहा हूँ कि मैंने 8वीं बार पुनर्जन्म लिया है, लेकिन असफल रहा हूँ। जिया हाओ बोला। तो कृपया मुझे मुआवजा दें। दुर्भाग्यपूर्ण संयोग के कारण जिया हाओ 3 लोकों में एक गड़बड़ बन गया। अपनी मृत्यु के बाद उसे पता चला कि उसका पुनर्जन्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और अगर वह किसी नए मृत व्यक्ति के शरीर को धारण करता है तो वह 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता। क्या नियुतुओ और मान्यान ने उसे प्रसिद्ध एलटीएस समूह के पॉप कलाकार किम ह्युसुंग के शरीर के पास नहीं भेजा था? राजा यानेलू ने अपने अधीनस्थ को देखा। क्या हुआ? ठीक है, इसके अनुसार। नेदर रजिस्ट्रार ने अपना टैबलेट स्वाइप किया, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया। आपके ऐप के वर्तमान संस्करण की वैधता समाप्त हो गई है। कृपया हमारे ऐप का नवीनतम संस्करण केवल 99,999 दिव्य क्रिस्टल पर खरीदें। क्या हुआ? राजा यानेलुओ ने उसकी ओर देखा। ओह, ऐप संस्करण की वैधता समाप्त हो गई। नेदर रजिस्ट्रार का चेहरा काला पड़ गया। थोड़ा रुको, महाराज, मैं क्रैक किया हुआ संस्करण डाउनलोड कर रहा हूँ। भाड़ में जाओ इन एक कमीनों को। राजा यानेलुओ ने अपनी आवाज धीमी करते हुए शाप दिया। इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने वाले हैकर्स का भुगतान बढ़ाओ और उनकी सजा कम करो। जिया हाओ ने पलकें झपकाई क्योंकि उसने अपने सामने हो रहे दृश्य को देखा। हाँ, यह नरक है। अध्याय 2, 9 पुनर्जन्मों का रहस्य। महाराज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उन कुख्यात गेम कंपनियों के ये कर्मचारी विश्वसनीय नहीं हैं। मैंने अपने पसंदीदा पात्रों को पाने के लिए जितना पैसा खर्च किया है, वह मैं पहले ही गंवा चुका हूँ। होयोमी, चेनसेंट और ग्लिजार्ड ने वहां से सभी आत्माओं को वॉच लिस्ट में डाल दिया। राजा यानेलुओ ने बड़बड़ाया। हम बस विचलित हो गए। राजा यानेलुओ ने नेदर रजिस्ट्रार को देखा। तो जिया हाओ को उस पॉप स्टार का शरीर मिलने के बाद क्या हुआ? रजिस्ट्रार की अभिव्यक्ति अजीब हो गई क्योंकि उसने अपने टैबलेट में सामग्री को देखा, फिर पुष्टि के लिए जिया हाओ को देखा। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए आह भरी। यहाँ जिया हाओ के घटनापूर्ण 8वें पुनर्जन्म का संक्षिप्त वर्णन आता है। मृत किम ह्युसुंग के शरीर में प्रवेश करने के बाद जिया हाओ उठी और उसके चेहरे को देखा। पीली बर्फ जैसी त्वचा के साथ थोड़ा बहुत सुंदर चेहरा। जिया हाओ को थोड़ा जिगोलो जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की क्योंकि उसने अपने विशाल प्रशंसक अनुसरण को देखा। किम ह्युसुंग की प्रशंसक लड़कियां बस एक छोटी सेना की तरह थीं, जो किम ह्युसुंग के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार थी के लिए। पैसा, दौलत, रूप। जिया हाओ ने सुपरस्टार की आलीशान जिंदगी में आने से पहले अपने बैल और घोड़े के भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने अपने शयन कक्ष में आमंत्रित करने के लिए कुछ खूबसूरत साथी नायिकाओं को चुनने का भी फैसला किया। हालांकि जल्द ही जिया हाओ ने एक खासियत देखी। किम ह्युसुंग की टीम में ज्यादातर पुरुष थे। जब उसने इसे समायोजित करने की कोशिश की तो उसे अपने साथियों से कई अजीब निगाहें मिली। लेकिन फिर
एक शाम जिया हाओ को आखिरकार सब कुछ के पीछे का रहस्य समझ में आ गया जब वह अपने स्पा में गया। खूबसूरत और कम कपड़ों वाली महिलाओं द्वारा स्वागत किए जाने के बजाय जिया हाओ का स्वागत उसके अपने दो अंगरक्षकों ने किया, जिन्होंने अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। आखिरकार जिया हाओ को समझ में आया कि किम ह्युसुंग के शरीर पर कब्जा करने के बाद उसके शरीर में बैठने पर उसे हमेशा अजीब क्यों लगता था। अपने गुलदाउदी को और खिलने से बचाने के बाद जिया हाओ ने पाताल की 9 पीढ़ियों को शाप दिया और बदला लेने की कसम खाई। इसलिए उसने अपना समय बिताया और मनोरंजन उद्योग की सारी काली सामग्री एकत्र की। रिश्वत, घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, वेश्यावृत्ति, हत्याएं, हर एक विवरण जिया हाओ ने एक सप्ताह के भीतर ही खोज निकाला और सब कुछ जनता के सामने जारी कर दिया। ठीक है, जैसा कि अपेक्षित था, एक नायक होने के बाद उसे शहीद होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह आगे बयान देने के लिए अदालत में जाने से पहले ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि वह सबूतों को इतना फैलाने में कामयाब रहा कि सबसे मूर्ख व्यक्ति के पास भी उसकी एक प्रति थी। इसने एक राष्ट्रीय लहर पैदा की, जिससे न्यायपालिका को मनोरंजन उद्योग में बड़े पैमाने पर सफाई करनी पड़ी। जल्द ही किम ह्युसुंग एक सच्चा नायक बन गया, जिससे आने वाले वर्षों में हजारों पीड़ितों के परिवार उसकी प्रशंसा करने लगे। और बस ऐसे ही उसका कर्म फिर से एक अशांत समुद्र की तरह हो गया और उसके पुण्य में सौभाग्य के बादल की बदौलत कई गुना वृद्धि हुई। रजिस्ट्रार ने आह भरी, तो तुम चूक गए या नहीं? दादी मेंग ने पूछा। बहन मेंग, दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मैंने ऐसा नहीं किया। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें उन अजीब किताबों को पढ़ना बंद कर देना चाहिए। हे, तो क्या क्या हम उसे 9वें पुनर्जन्म के लिए ले जाएं? नियुतुओ ने राजा यानेलुओ की ओर देखते हुए पूछा। जैसे ही राजा यानेलुओ सिर हिलाने वाले थे, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। रुको, 9वां पुनर्जन्म? नहीं। क्या क्या तुम आखिरकार मुझे एक उचित पुनर्जन्म की अनुमति दे रहे हो? जिया हाओ की आंखें चमक उठी। क्या तुम आखिरकार मुझे मेरे कर्म के अनुसार कुछ धोखा देने जा रहे हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। राजा यानेलुओ ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। नीदर रजिस्ट्रार, मैंने सुना है कि बाहरी क्षेत्र का औरोरा एक स्थानिक दरार के पास प्रकट हुआ है। मेरे प्रभु, ये सुनते ही सभी की अभिव्यक्ति बदल गई। जिया हाओ ने अचानक महसूस किया कि एक अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा है और वह राजा यानेलुओ के साथ गायब हो गया। संसार के द्वारों को देखने के बजाय जिया हाओ एक स्थानिक दरार के बाहर अपने सामने अजीब रोशनी की एक नदी को देखकर भयभीत हो गया। राजा यानेलु, तुम क्या कर रहे हो? जिया हाओ चिल्लाया। क्या ये यम राजा का न्याय है? क्या तुम कारणता से नहीं डरते? ठीक है, तुम एक विसंगति हो, जिया हाओ। राजा यानेलु ने कंधे उचका दिए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास कर्म, भाग्य और सौभाग्य की एक अप्रिय मात्रा है, जो सौभाग्य के बादल जैसे स्वर्गीय खजाने को खाने के लिए धन्यवाद है। तो सिस्टम को पैच करने के बजाय तुम बग को मारना चाहते हो। जिया हाओ अवाक रह गया, लेकिन फिर वह हंसा। मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे महान सुंदरियों के दिव्य अभिलेखों को जला दिया। छोटा कमीना, राजा यानेलु ने शाप दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे नहीं पा सका। लेकिन वैसे भी मैं तुम्हें विदा देता हूँ, बदकिस्मत आत्मा। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। राजा यानेलुओ ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना ही, तुम मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाओगे। तो मुझे नहीं पता। राजा यानेलुओ ने कंधे उचकाते हुए जिया हाओ को थपथपाया। ग्रैंड दाओ असीम है, सृष्टि भी असीम है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना रास्ता खोज लोगे। रुको, कम से कम मुझे कुछ धोखा तो दो। जिया हाओ चिल्लाया, लेकिन राजा यानेलुओ ने पहले ही उसे बाहरी क्षेत्र के अरोरा में धकेल दिया था। जैसे ही वह वापस लौटा, आसपास का माहौल गंभीर हो गया। महाराज, भले ही वह एक असामान्य व्यक्ति था, क्या ये वास्तव में आवश्यक था? दादी मेंग ने पूछा। जैसा कि न्याय के अवतार, मुझे आपसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। पुनर्जन्म, आप जानते हैं कि पुनर्जन्म केवल आत्मा के पिछले जीवन की यादों को मिटाना और उसे नए जीवन में भेजना है। राजा यानेलुओ ने आकाश की ओर देखा। हालांकि चूंकि जिया हाओ एक असामान्य व्यक्ति था, इसलिए उसके पिछले जन्मों और कर्मों की यादें मिटाई नहीं जा सकती थी। हर जीवन के लिए बहुत सारे अच्छे कर्म अर्जित करते हुए 9 बार संसार का अनुभव करना, क्या आप जानते हैं कि क्या होता? राजा यानेलुओ ने उनकी ओर देखा। ज्ञानोदय, स्वर्गीय ऋषि का आरोहण। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और एक बूढ़े भिक्षु को एक झाड़ू पकड़े हुए देखा।
महान क्षितिगर्भ, नमस्कार आदरणीय। यहाँ तक कि राजा यानेलुओ ने भी उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन क्षितिगर्भ बाहरी क्षेत्र के अरोरा को देखता रहा। बेचारा, उसे इस तरह से कष्ट सहना पड़ा। हालांकि अगर वह स्वर्गीय ऋषि के रूप में आरोहित होता इस तरह, इसने कई कार्य कारण संबंधी समस्याएं पैदा कर दी होंगी। राजा यानेलुओ ने आह भरी, क्या आत्मज्ञान प्राप्त करना और स्वर्गीय ऋषि बनना इतना आसान है? अश्वमुखी आत्मा ने पूछा। अमिताभ, ये सब संयोग पर निर्भर करता है। क्षितिगर्भ ने एक दयालु मुस्कान दी। यहाँ तक कि स्वर्ण सिकाडा भी बुद्धत्व प्राप्त करने में सफल रहा। और आदरणीय के लिए, राजा यानेलुओ खुश हो गए। आपने तब तक नहीं चढ़ने की कसम खाई थी जब तक कि पाताल खाली न हो जाए। भले ही आपने अपना मौका खो दिया हो, आप मेरे लिए एक सच्चे बुद्ध हैं। हाँ, चापलूसी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्षितिगर्भ हल्के से हंसे। और किसने कहा कि मैंने अपना मौका खो दिया? यह अभी तक नहीं आया है। तो अब उसका क्या होगा? दादी मेंग ने अपने होंठ काटते हुए पूछा। चिंता मत करो, उस बदमाश पर बहुत अधिक कर्म का बोझ और अच्छी किस्मत है। उसे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल सकती, इसलिए वह इस समय नहीं मरेगा। राजा यानेलू ने हल्के से हंसते हुए कहा। कौन जानता है, उसका मौका शायद यहीं छिपा हो। अचानक रजिस्ट्रार के चेहरे पर भाव बदल गए। सर, स्वर्गीय रक्षक आ गए हैं। वे जिया हाओ की आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं। हम अधिकारी हमेशा की तरह धीमे और आलसी हैं। डकैती के बाद पुलिस चोरी का अलार्म लगा रही है। राजा यानेलू ने नाक सिकुड़ी। स्वर्गीय न्यायालय को एक बिल भेजे और पाताल लोक प्रणाली को पूरी तरह से फिर से बनाने के लिए 100 अरब दिव्य क्रिस्टल और जनशक्ति का मुआवजा मांगे। मेरे प्रभु, क्या ये किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं है? तो क्या? राजा यानेलू ने अपनी आंखें घुमाई। वे पहले से ही पाताल लोक की काफी उपेक्षा कर चुके हैं। अगर वे सहमत नहीं होते, तो मैं पुनर्जन्म के 6 मार्ग बंद कर दूंगा और सभी आत्माओं को दिव्य क्षेत्र में भेज दूंगा। इसके अलावा, मुआवजा मिलने के बाद, मैं आप सभी को वेतन वृद्धि देने के बारे में सोच रहा हूँ। राजा यानेलुओ ने हल्की खांसी की। राजा यानेलुओ बुद्धिमान है। न्याय के सम्राट की जय हो। वह छोटा कमीना, उसने वास्तव में मेरे कीमती संग्रह को जला दिया। राजा यानेलुओ ने आह भरी, लेकिन संभावित मुआवजे के बारे में सोचते हुए वह उत्साहित हो गया। सच में, पुराना अदरक मसालेदार होता है। आह, जैसा कि सभी ने आनंद लिया, वे सभी जिया हाओ के लिए एक भी जोस पेपर जलाने से खुद को रोक नहीं पाए। अमिताभ, क्षितिजगर्भ ने आह भरी, तुमने मेरी बहुत मदद की, युवा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक ले जाए। इस बीच, मैं कहाँ हूँ? अध्याय 3, एरोप की दुनिया। स्तन। एक महिला के स्तन पुरुषों की उम्मीद से भरे होते हैं। ये पंक्ति युवक के दिमाग में कौंधी, जब उसकी नजर उसके सामने मोटे स्तनों की जोड़ी पर केंद्रित हुई। हाओ प्र, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ सकते हो। तारांकन दबाओ। एक मजबूत आलिंगन के साथ, युवक ने महसूस किया कि उछलते स्तनों की जोड़ी उसके चेहरे पर दबाव डाल रही है। जिया हाओ को याद आया कि कैसे उसे राजा यानेलुओ ने बाहरी क्षेत्र के औरोरा में फेंक दिया था। अरे, मैंने अभी अभी सुंदर परियों और दानवों की दिव्य सूची जला दी। क्या ये कोई बड़ा अपराध था कि उसने मुझे ब्रह्मांड से बाहर फेंक दिया? दिव्य सूची में वास्तव में विभिन्न अन्य सुंदरियों और उनकी मसालेदार तस्वीरों की सबसे अच्छी छवियां थीं। जिया हाओ समझती है कि यम राजा ने अपना आपा क्यों खो दिया। प्रक्रिया का पालन करने और उसे पुनर्जन्म के द्वार से गुजरने देने के बजाय, राजा यम ने उसे एक स्थानिक भंवर में फेंक दिया और इसे एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया, जिससे उसे स्वर्गीय क्षेत्र के मुआवजे से वंचित होने का मौका मिला। हे, जिम्मेदारी से बचने का ये कितना अच्छा तरीका है। क्या बकवास है। अंत में, ये जिया हाओ था जिसने कष्ट सहा। कम से कम, यहाँ आने से पहले उसने यही सोचा था। जिया हाओ, 19 वर्ष, पूर्वी सागर शहर, अजूर प्रांत, तियानशु राष्ट्र में रहती है। यात्री, जिया हाओ को क्या आश्चर्य हुआ कि उसके सामने 3 सुंदरियां खड़ी थीं। एक मिल्फ, एक तन काले गाउन के साथ मोटा शरीर, अपनी पोशाक को दस्ताने की तरह गले लगा रही थी। वह परिपक्वता की आभा दे रही थी, फिर भी एक कोमल लोमड़ी की तरह आकर्षक थी। दूसरी एक लड़की थी जो काले रंग की पोशाक में थी, जिसने अपनी रत्न जैसी आंखों की रक्षा के लिए एक जोड़ी चश्मा पहना हुआ था। उसके लंबे, गहरे भूरे बाल और आकर्षक चेहरा उसे एक बुद्धिमान और परिष्कृत युवा लड़की की तरह दिखा रहा था। तीसरी लड़की दूसरी लड़की से छोटी थी। हालांकि, उसके बड़े स्तन और विकसित शरीर अलग अलग थे।
उसके छोटे बाल और तीखी आंखें थी। उसका शरीर एक एथलीट की तरह फिट और ठीक था। सू युनकी, सू लेन और सू जिंगर। हे भगवान, क्या वे तीनों अबन फैंटेसी नामक गेम से नहीं हैं? जिया हाओ ने चौंकते हुए कहा। अबन फैंटेसी एक ऐसा गेम था जिसे वह 7वीं बार मरने से पहले खेल रहा था। उस जीवन में जिया हाओ एक आधुनिक दुनिया में एलेक्स के रूप में पैदा हुआ था। VRMMORPG का युग अभी शुरू हुआ था और अबन फैंटेसी इसके निर्माण खंडों में से एक था। ये पहला AI संचालित गेम था जो असीमित प्रकार की सामग्री उत्पन्न कर सकता था, जिससे उपयोगकर्ता को ऐसा महसूस होता था कि वे एक काल्पनिक उपन्यास के अंदर रह रहे हैं। आईबॉट्स की प्रतिक्रिया मानव व्यवहार और भाषण की नकल कर सकती थी, जिससे AI बुद्धिमत्ता और मानव बुद्धिमत्ता के बीच का अंतर लगभग न के बराबर हो जाता था। उस गेम का एकमात्र नकारात्मक पहलू ये था, यह एक टेक्स्ट गेम था जिसमें कभी कभार इमेज जनरेट होती थी। लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए ये तब तक सहनीय था जब तक कि कुछ नहीं हुआ। गेम का एरोक वर्जन रिलीज किया गया। इसे तब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिली जब तक कि यूजर्स को बॉट्स के साथ सेक्सटिंग करना बहुत मुश्किल नहीं लगा। गेम में आपको मिनी क्वेस्ट, मिनी सवाल जवाब वाले गेम पूरे करने होते हैं और बारी बारी से टेक्स्ट गेम में घंटों तक खेलना होता है। लेकिन जिस बात ने खिलाड़ियों को पागल कर दिया वह ये थी कि प्लॉट में बुरे अंत की संख्या बहुत ज्यादा थी। सब कुछ करने के बाद भी बॉट आपको धोखा दे सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा NTR ऐड किया जा सकता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पसंदीदा वाइफ्स की NTR ऐड की छवि आपके द्वारा किए गए हर काम से पहले चमकती है, जिससे बहुत से लोगों ने अपने फोन तोड़ दिए और गेम बनाने वाली कंपनी की 9वीं पीढ़ी को कोसना शुरू कर दिया। सभी प्लॉट के लिए अच्छे, बुरे और तटस्थ अंत थे। जब किसी को बुरे अंत के निशान मिलते हैं तो वे बस पूरा गेम छोड़ देते हैं और फिर से शुरू से खेलते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार रूट सेट हो जाने के बाद उसे बदलना लगभग असंभव था। इसलिए लोग तब तक खेलते रहे जब तक उन्हें कोई तटस्थ या अच्छा अंत वाला रूट नहीं मिल गया। हालांकि ये गेम अपनी सभी कमियों के बावजूद 1 साल तक लोकप्रिय रहा, जब तक कि पहला VRMMORPG गेम रिलीज नहीं हुआ। हालांकि यह 5 इंद्रियों के साथ पूरी तरह से इमर्सिव नहीं था, लेकिन खिलाड़ी हेलमेट पहन सकते हैं और एक अलग दुनिया देख सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि फैंटेसी एनीमे और उपन्यास जैसे पूरी तरह से इमर्सिव VRMMORPG गेम 5 से 10 साल में दिखाई देंगे, लेकिन नया गेम सेबर आर्ट ऑनलाइन लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जिया हाओ नहीं, जिन्होंने लगातार 5 साल तक अबन फैंटेसी खेली। उन्होंने अपने दिमाग में लाखों टेक्स्ट, प्लॉट, क्वेस्ट, हीरोइन, विलेन, संभावित बोनस और खतरों को याद किया। वे उन मासोकिस्ट खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने खराब अंत वाला रूट खेला और इसे बदलने की कोशिश की। उन्होंने सभी प्लॉट में अच्छे अंत को प्राप्त करने के लिए अबन फैंटेसी गेम को कई साल समर्पित किए। जहां तक सेबर आर्ट ऑनलाइन न खेलने की बात है, तो ये बिल्कुल भी कारण नहीं था कि वह VR हेलमेट खरीदने में असमर्थ था। लेकिन लानत है, ये सोचकर कि मैं इसमें चीट कोड इंस्टॉल करने की कोशिश करते हुए मर गया। वैसे भी बात यह है, सू युनकी, सू लेन और सू जिंग रा मेरे ठीक सामने खड़े हैं और वे कैरेक्टर कार्ड से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जिया हाओ ने मुंह में लार भर ली क्योंकि सू युनकी के गले लगने से उसका गला लगभग घुट गया था। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कथानक हर चीज में अलग है, जिया हाओ को पहले से ही आम बात याद थी। टेम्पलेट्स। जिया हाओ 19 साल की, पूर्वी सागर शहर अजूर प्रांत, तियानशु राष्ट्र में रहती है। 3 दिन पहले जिया हाओ के माता पिता एक दुर्घटना में मर गए। जिया हाओ ने एक कमरे में अकेले 3 दिन बिताए। सू युनकी और उनके पति जिया हाओ के माता पिता के दोस्त थे। हालांकि सू युनकी के पति की 3 साल पहले मृत्यु हो गई, जिससे उनकी खूबसूरत पत्नी और 2 बेटियां रह गईं। जिया हाओ के माता पिता की मृत्यु की खबर सुनने के बाद सू युनकी यहाँ पहुंची और जिया हाओ को सांत्वना दी। और अब वह जिया हाओ को अपने हवेली में वापस आने और वहां रहने पर जोर दे रही है। हाँ, कितना सुविधाजनक प्लॉट है। जिया हाओ, अब से मुझे अपनी माँ की तरह समझो, ठीक है? सू युनकी ने जिया हाओ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली। ठीक है, आंटी सू। जिया हाओ ने शर्म से सिर हिलाया। तो तैयार हो जाओ और हमारे साथ आओ। तुम हमारे साथ हमारी हवेली में वापस आ रही हो। हालांकि जब वे सू परिवार की हवेली में पहुंचे, तो जिया हाओ के हाव भाव बदल गए जब उसने वहां एक व्यक्ति को खड़ा देखा। ली ताओ, ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है?